अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मांझर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की जो पहली न्यूज़ है अगेन वो प्राइस रिलेटेड है। अभी तक गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कोई नहीं की, लेकिन मैं आपको पहले बताने लगा हूँ कि उम्मीद ये की जा रही है कि 1 नवंबर से जो है पेट्रोल की प्राइसेस फिर इंक्रीज़ कर दी जाएंगी। अब एक नया ट्रेंड आया है। पहले एक था तरीका कि हर 15 दिन बाद प्राइसेस चेंज होनी होती थी, ओगरा एक समरी भेजती थी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो भी था वो कर देती थी। अच्छा, मज़े की बात है कि जब डिक्रीज़ होना होता है तो जो समरी की गई होती है, जैसे अगर 6 रुपये डिक्रीज़ होती है तो 2 रुपये डिक्रीज़ कर दिया जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब इंक्रीज़ की समरी होती है तो पहले ये होता था कि 10 रुपये का इंक्रीज़ की समरी जाती थी और 6 रुपये करके आपको जो कहते हैं ना मजबूरी का नाम बिस्मिल्लाह या बुखार दिखा के मौत पे राज़ी कर लेते थे। अब उल्टा हो गया, अब समरी जाती है 6 रुपये की, इंक्रीज़ होता है 10 रुपये। और अब उससे नया ट्रेंड ये है कि बजाय इसके कि बाद में लोग शोर डालें, पहले से मार्केट में एक आवाज़ आ जाती है कि जी ये जो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाली हैं। अब मुझे नहीं पता इस पहली को क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अभी तक बड़ा मार्केट में जो स्पेकुलेशन है और जो बहुत सख्त जो है न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि 7 रुपये के करीब पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ होनी है 1 नवंबर को। ये अगर हो जाता है तो मेरा ख्याल है चौथी दफ़ा इन लाइन होगा कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ रही है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। सो होता ये है कि जब भी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनसे जब आप मार्केट में जाते हैं इन्फ्लेशन होती है, बिकॉज जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं वो भी तमाम चीज़ें जब मार्केट में आती हैं जिन चीज़ों पे आती हैं वो भी फ्यूल कंज्यूम करती हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी में जो है ना प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि बसों के किराए भी बढ़ गए। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए बड़ा एक जो है ना इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ को किधर सेट करते हैं। ऑल्दो अगर मैं रीड करूँ या देखूँ तो गवर्नमेंट ने जो अपना टैक्स लेवी पोर्शन है पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर वो काफ़ी कम कर दिया है, बट स्टिल देयर इज़ अ क्वेश्चन और गवर्नमेंट चाहे तो वो उस क्वेश्चन को थोड़ा कम करके अपने टैक्स पोर्शन को लोगों को रिलीफ दे सकती है और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये रिलीफ दिया जाए। बात हो रही है डॉलर की प्राइस इंक्रीज करने की, फ्यूल प्राइस इंक्रीज करने की, तो काफ़ी अरसे से लोग बड़े परेशान हैं और लोग पूछते रहते हैं जी गाड़ियों की प्राइसेस कब इंक्रीज होंगी। और मुझे ऐसे लगता है कि जो ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं वो पर्दे के पीछे से छुप के देख रहे हैं कि कौन सा कोई एक बंदा है जो वो ये पहली मूव करेगा तो हम जो है दूसरा उसको फॉलो करेगा। बिकॉज ये तो मुझे कन्फर्म पता है कि काफ़ी अरसे से जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं वो नहीं बढ़ी। अब उसमें कोई मासूम बन जाता है, कोई अक्लमंद बनता है, कोई लोग होते हैं जो कि सुनी सुनाई बात पे यकीन रखते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने असल पिक्चर लेके आऊँ। सो गाड़ियों की जो प्राइसेस अभी एग्जिस्ट करती हैं, लोग कहते हैं जी 153 के डॉलर पे भी यही प्राइसेस थी। वो ये भूल जाते हैं कि 168 का जब डॉलर था तब भी यही प्राइसेस थी, और जब डॉलर 153 पे गया था 15 रुपये नीचे तो प्राइसेस कम नहीं की गई थी। यस, प्राइसेस कम हुई थी, बट किस तरह? गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कम किया था। अब जब डॉलर जो 168 अगर हम 153 से लोग कहते हैं जी दोबारा 175 पे चला गया, तो वो ऐसे लगता है कि 23 रुपये या 22 रुपये ऊपर चला गया तो अब गाड़ियों की प्राइस ज़रूर बढ़ेगी। और जो इस बिज़नेस से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो भी कहते हैं हाँ यार ज़रूर बढ़नी चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो प्राइसिंग है वो 168 के डॉलर पर भी यही थी। सो उस लिहाज से जो कंपनियाँ जब प्राइसिंग करती हैं तो वो 10 या 8 रुपये का क्वेश्चन रखती हैं। सो मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ एनी रीज़न कि टू इंक्रीज़ प्राइसेस, बट येट मैं अगला जो ब्लॉग देख रहा हूँ उसमें लिखा हुआ यही है कि काफ़ी लोगों ने हिंट ये दिया है कि प्राइस बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि अगर डॉलर इज़ द रीज़न तो प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए, बिकॉज डॉलर जो है कल से लेके अगर आज तक देखा जाए और आज से लेके अगले वाले आने दिन तक देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों में डाउनवर्ड जा रहा है। 175 176 के करीब करीब गया था, अब 173 पे खड़ा है। तो अगर तो डॉलर की रीज़न थी तो डॉलर की रीज़न तो भी नीचे जाना शुरू हो गई है। अगर रीज़न कोई और है कि वो पहले से को बहाना ढूंढ रहे थे या उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, तो वो एक अलग सवाल है। अभी तक कोई प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई। जब ये वीकली आप देख रहे होंगे उसके शायद आने वाले 1-2 दिन के बाद प्राइस इंक्रीज़ कर दी जाए, या ये आर्टिकल भी ये सजेस्ट कर रहा है कि लोगों ने इंडस्ट्री में ये हिंट दिया है। अगेन मैंने आपके सामने तमाम फैक्ट्स रख दिए हैं कि जब प्राइस बढ़ी थी या कम हुई थी, डॉलर ऊपर गया था नीचे हुआ था, तो इन्होंने प्राइसेस कम की थी कि नहीं की थी। द ओनली डिक्रीज जो आया था मार्केट में वो गवर्नमेंट ने अपना टैक्स पोर्शन कम किया था। गवर्नमेंट की बात हो रही है तो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि गवर्नमेंट ईवी पॉलिसी लेके आई और गवर्नमेंट ने कहा जी मुल्क के अंदर जो है बैजा हो जाएगी और हर तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया, उसकी वजह से एक नेटवर्क इफेक्ट बनना चाहिए था। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब ये होता है कि लोगों के अंदर जब गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदेंगे तो जो चार्जिंग नेटवर्क है वो भी ज़्यादा लगेगा। अब वो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि गवर्नमेंट इन इटसेल्फ जो है ना उसमें 3-4 चीज़ें, एक फेडरल गवर्नमेंट है, फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट्स आती हैं। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आप समझ लें कि इस्लामाबाद के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है और बाकी तमाम सूबों के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट ने एक जो इशू किया था सर्कुलर, उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि जी हम सूबों को एडवाइस कर रहे हैं कि आप जो है रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्री कर दें, उनको टोल फ्री कर दें और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो कि एक दुनिया में तरक्की याफ्ता नहीं बल्कि तरक्की पजीर नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। बट अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट ने खुद जो है काफ़ी अर्से तक उसकी जो है रजिस्ट्रेशन वो सस्ती भी नहीं की, फ्री भी नहीं की। बट मैंने आपको बताया था थोड़े अर्से पहले कि अगर आप ई ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी इस्लामाबाद में रजिस्टर कराएं तो उसके चार्जेस बड़े नॉमिनल हो गए हैं। पंजाब में अभी भी वो लाखों के अंदर है,
कराची में हो ही नहीं चुक रही थी। अगला ब्लॉग ये है कि सिंध वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि सिंध में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, और मुकेश कुमार चावला साहब जो उनके एक्साइज मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि वो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो ख़त्म कर देंगे। प्रैक्टिकली अभी तक मेरे सामने कोई रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट नहीं आई कि उसका कितना बिल है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मीनवाइल इस्लामाबाद वाले जो हैं वो सोए हुए जागे थे और वो दोबारा सो गए हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के तहत गाड़ियों की जो ईवी पॉलिसी थी उसके ऊपर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन सस्ती की थी, और मैंने आपको बताया था कि ई-ट्रॉन जो रजा साहब के पास है उन्होंने उसको रजिस्टर कराया था। वो टोटली मेरा ख्याल है 80-70-80 हज़ार रुपये में रजिस्टर हो गई थी, जिसमें भी मेजर पोर्शन जो है विद होल्डिंग टैक्स है जो कि एडजस्टेबल है। बट इस हफ्ते की आने वाली न्यूज़ के मुताबिक इस्लामाबाद एक्साइज जो है उन्होंने बैठे बैठे एक फैसला लिया है, और ये हमारे यहाँ पे एडहॉक फैसले होते हैं, और मेरा ख्याल है जो भी इस्लामाबाद एक्साइज को देख रहा है तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये फैसला आप एक दफ़ा कर लें ताकि कस्टमर को भी पता हो। अब उनका कहना ये है कि जो भी इंपोर्टेड व्हीकल है, जैसे MG आ रही है या फिर आपकी ई-ट्रॉन आ रही है, तो MG में इलेक्ट्रिक वाली भी है और ई-ट्रॉन में भी इलेक्ट्रिक है, बट वो उसके ऊपर आपसे एक विद होल्डिंग टैक्स लेंगे रजिस्ट्रेशन पे। सो एज ऑफ टुडे अगर आपने ई-ट्रॉन इस्लामाबाद में रजिस्टर करानी है तो वो जो 60-70 हज़ार में होती थी वो 2.25 लाख में होगी, जिसमें 2.5 लाख रुपये विद होल्डिंग टैक्स है। इसी तरह अगर आप EV जो है MG की रजिस्टर कराना चाहते हैं उस पर भी विद होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं। मैं उनको बताता चलूँ कि जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं इनको जब आप क्लियर कराते हैं तो जो इनका BL होता है, अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करें तो उसके अंदर जो है ना विद होल्डिंग टैक्स ऑलरेडी वो शामिल है। तो आप 2 दफ़ा विद होल्डिंग टैक्स चार्ज कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वाई डोंट दीज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है ये पुट देयर एक्ट टुगेदर और एक दफ़ा इसका फैसला कर लें, या जो भी बंदा EV पॉलिसी को लीड कर रहा है उसको चाहिए इन सबको एक जगह बिठा ले और उनसे एक दफ़ा डिसाइड कर ले कि आपने क्या चार्जेस लेने हैं। हर रोज़ एक नया जो यहाँ पे सर्कस लगाया हुआ है मुल्क के अंदर, लोगों के साथ एक खिलवाड़ है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, तो एक चीज़ को फाइनलाइज कर लें ताकि जो पॉलिसी है वो लॉन्ग टर्म चले और कस्टमर को पता हो कि उसने किस तरह का टैक्स देना और किस गाड़ी के लिए कितना टैक्स है। जिसका जिस दिन दिल करता है वो उस दिन अपने एक नया पॉलिसी बना के ले आता है। और खास तौर पे इस्लामाबाद एक्साइज तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही टोटल फ्री है, उनकी अपनी पॉलिसी है। इस्लामाबाद में टेम्परेरी नंबर भी मिल जाता है, पूरे मुल्क में कहीं नहीं मिलता। इस्लामाबाद में गाड़ी री रजिस्टर भी हो जाती है, वो कहीं नहीं होती। पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा नॉन कस्टम गाड़ियाँ इस्लामाबाद की उसमें रजिस्टर हैं, बिकॉज एक्साइज की जो फाइल है वो आपको मिलती नहीं है। साल बाद आप जब गाड़ी ट्रांसफर करा लेते हैं तो पता लगता है जी इस फाइल के ऊपर तो कोई और गाड़ी भी चढ़ी हुई है। तो उनको चाहिए अपना एक्ट जो है ना उसको दे शुड पुट देयर एक्ट टुगेदर। एंड अगर किसी को लगता है कि मैं ये बात गलत कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद में से कोई भी एक्साइज के इदारे का बंदा मेरे से रब्ता कर सकता है, मैं उनको फैक्ट्स एंड फिगर बिल्कुल सप्लाई करूंगा। अगली न्यूज़ सुजुकी से रिलेटेड है। हमने आप लोगों को बताया था कि बजट में गवर्नमेंट ने FED और सेल टैक्स कम किया था और 1 जुलाई से उसका इतलाक हो गया था, बट बहुत से ऐसे लोग थे जिसमें हमारे दफ्तर के भी कई लोग शामिल थे। मैंने आपसे बताया था पूरी केस था कि उन लोगों को जो FED है वो तो कम कर दी गई बट सेल टैक्स कम नहीं किया गया। जब शुरू में ये न्यूज़ आई तो हमें लगा कि जी पाक सुजुकी जो है वो लोगों के पैसे अपनी जेब में डाल रहा है। फिर हमने इस पर रिसर्च की तो सुजुकी ने हमें बताया कि भाई हमने अपनी जेब में क्यों डालेंगे, टैक्स का पैसा है, हम एक विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है, हमने FBR को जमा करा दिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया भाई आपने FBR को कैसे जमा करा दिया, सेल तो 1 जुलाई के बाद हुई, तो उन्होंने बताया कि जी सेल टैक्स की रूल के मुताबिक जब आप पार्शियल पेमेंट भी ले लेते हैं तो वो डिलीवरी ऑफ गुड कंसिडर होती है और उस दिन का जो सेल टैक्स का लॉ है वो अप्लाई होता है। खैर उसके अगेंस्ट हमारे पास कई लोगों ने, यूज़र ने हमें कहा कि जी आप सुजुकी की साइड ले रहे हैं और आप वन साइड ऑफ स्टोरी सुना रहे हैं, हम दूसरी साइड ऑफ स्टोरी आपको देंगे। और फाइनली हुआ ये कि उन्होंने टैक्स ओम्बुड्समैन जो है वफाकी मुतसिब उनके पास रीच आउट किया, उन्होंने केस किया और उस केस का फाइनल फैसला जो है वो एप्लीकेंट्स के हक में आ गया है। अब ये कई लोग कह रहे हैं जी सुजुकी केस हार गया या सुजुकी को नुकसान हो गया, तो सुजुकी को इस केस में कोई नुकसान नहीं हुआ। सुजुकी जो है विद होल्डिंग टैक्स एजेंट था, उसने टैक्स इकट्ठा करके FBR को जमा करा दिया और सरकार ने भी, ओम्बुड्समैन ने भी जो केस सुना है वो सुजुकी वर्सेस वो बंदा नहीं था बल्कि वो FBR को उन्होंने बुलाया और उनसे पूछा भाई आपने किस लॉ के तहत ये जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है ये पार्शियल पेमेंट के ऊपर जो है आपने कंक्लूड करके टैक्स ले लिया। सो कमिश्नर आयर रिफंड जो है जो FBR के मुलाजिम है उनको कहा गया कि वो लोगों के पैसे जो उनको रिफंड करें। सो इस केस का फाइनल कंक्लूजन ये हुआ है कि जो भी 1 जुलाई से पहले गाड़ियां थी जिन्होंने पार्शियल पेमेंट की थी और उनसे पूरा सेल टैक्स काट लिया गया था, FBR उनको वो वैसे रिफंड करेगा। गाड़ियों की बात हो रही है और पाकिस्तान में गाड़ियों की बात और MG न्यूज़ में ना ये नहीं हो सकता। सो MG की जो गाड़ियाँ काफ़ी अर्से से आपको पता है डिले का शिकार है। उनकी पहली प्राइस थी 5485, फिर 5785 प्राइस इंक्रीज हो गई, लेकिन उनकी जो डिलीवरी है वो इतनी डिले चल रही है कि जिन लोगों को जनवरी फरवरी मार्च में गाड़ियाँ मिलनी थी उनको अब जाके गाड़ियाँ मिल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 5-6 महीने का लैग है, जिसकी मल्टीपल रीज़न है। कोविड-19, पार्ट्स की सप्लाई, चिप की सप्लाई और हर अगले रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है। अब मेरे एक दोस्त है उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा जी मेरी गाड़ी जो है वो अप्रैल में आनी थी, मैं पूरी पेमेंट दे के आया हूँ और अब मेरे से कंपनी कह रही है कि जी अभी अक्टूबर में हम खड़े हैं, अप्रैल में गाड़ी मिलनी थी, पूरी पेमेंट अप्रैल में जमा करा दी है और अब वो मुझे कह रहे हैं जी आपने 5485 के लिहाज से पेमेंट दी थी, अब आप जो है ना डिफरेंस है 3 लाख समथिंग का वो पे करें। मैंने कहा अगर आपने पूरी पेमेंट दे दी थी और उन्होंने आपसे पैसे ले लिए और गाड़ी नहीं डिले की तो उनकी गलती है, उनसे पूरा करना चाहिए। तो मैंने उनको रीच आउट किया तो उन्होंने हमें बताया कि जी हम एक MG एक्सक्लूसिव के नाम से एक गाड़ी लेके आ रहे हैं, ये MG एक्सक्लूसिव है।
अब MG एक्सक्लूसिव क्या है कि बीच में आ रहा था नया मीटर और पुराना मीटर, ये उससे एक आगे की चीज़ है। सो इसको आप साइलेंट फेस लिफ्ट भी कह सकते हैं। और उन्होंने ये जस्टिफाई कर लिया कि हम प्राइस इंक्रीज इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ये एक नई चीज़ आ गई है, फेस लिफ्ट वाली गाड़ी है। अगर इनको वो नया मीटर और पुराना मीटर की कन्फ्यूजन में ही चल रहे होते तो हम इनसे पुरानी प्राइस पे ही गाड़ियाँ देते, जैसे अभी बहुत से लोगों को हमने 5485 में नया मीटर जिसको कहते हैं वो दी है। लेकिन ये MG एक्सक्लूसिव है। अब MG एक्सक्लूसिव में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो बहुत ज़्यादा फीचर हैं जिनमें गाड़ी का कलर चेंज है, रिम चेंज है और शायद एक आधी LED चेंज है, डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आप ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं आई एम ऑफ द ओपिनियन कि कंपनी ने जिन लोगों से गाड़ियों के पैसे पहले से लिए हुए हैं और जिस भी वजह से डिले किया है उनको गाड़ी पुरानी कीमत में मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही वो उनका और कंपनी का मसला, लेकिन मेरा इशू ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनको पुरानी कीमत पे गाड़ी मिलनी चाहिए। लिस्टिंग ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नई गाड़ियां तो पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ कि आम आदमी की रीच से बाहर होती जा रही हैं, और जिस बजट के अंदर एक आम आदमी अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी गाड़ी सेडान ढूंढ रहा होता है कि वो उस पर अपने फैमिली के साथ रिस्पेक्टफुली जा भी सके, रिलायबल भी हो, उस प्राइस के अंदर तो पाकिस्तान में स्टार्टिंग लेवल जो आपको हैचबैक है वो मिलती है। सो आज की जो गाड़ी है वो CL9 एकॉर्ड है 2002 की, 18,75,000 इसकी डिमांड है। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी गाड़ी है इस लिहाज से कि आप इसको रिलायबिलिटी के लिहाज से, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी इशू नहीं है, और एक अच्छी गाड़ी है जो कि मार्केट के अंदर पाकिस्तान के अंदर अपना एक नाम बना के जो है गुजरी है। 2400 सीसी गाड़ी है। इसके अंदर लोगों को सिर्फ एक इशू ये होता है कि शायद इसकी फ्यूल एवरेज ज़्यादा होगी। तो लेट मी टेल यू कि जो आपकी 1500 सीसी या 1800 सीसी सिविक की एवरेज है, इसकी फ्यूल एवरेज भी उसके करीब करीब ही है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। स्टिल ये आपको एक अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छी सेडान गाड़ी मिल जाती है। अगली न्यूज़ जो है वो कराची के ऑडियंसेस के लिए। इससे पहले हमने आपको बताया था कि हवाल की जो गाड़ी है जूलियन और A6, उसका डिस्प्ले लाहौर और इस्लामाबाद में जो है वो उन्होंने किया है वीकेंड्स के ऊपर, ताकि यहाँ की जो आवाम है उसको फिजिकली देख सके। अब कराची में डॉलमेन मॉल में 30 और 31 को वो गाड़ी डिस्प्ले के लिए रख रहे हैं। हवाल की दोनों प्रोडक्ट्स जूलियन और A6 जो अपनी फैमिली के साथ जाके खुद भी जाके आप पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं 31 और 30 तारीख को अक्टूबर की कराची में डॉलमेन मॉल के अंदर। इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि पाक व्हील्स के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक इंश्योरेंस का पेज बना रहे हैं ताकि जितने यूज़र जो गाड़ी इंश्योर कराना चाहते हैं उनको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएं। तो उसमें काफ़ी लोगों का एतराज़ था कि जी इंश्योरेंस जो है वो हराम है और इसकी इस्लामिक कोई वैल्यू नहीं, तो उसके जो उसके इक्वलेंट है इस्लामिक जो इसको इंश्योरेंस आप कह सकते हैं उसको तकाफुल कहा जाता है। सो अब आपके पास तकाफुल की ऑप्शन मौजूद है, और नई एडिशन जो है सलाम तकाफुल के साथ एक पाक व्हील ने MOU साइन किया है, जिसके तहत आपको पाक व्हील्स के इंश्योरेंस पेज के ऊपर सलाम तकाफुल की जितनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, तकाफुल इस्लामिक इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर आप भी इस्लामिक इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, अपनी गाड़ी का तकाफुल करवाना चाहते हैं, तो हमारे इंश्योरेंस पेज पे जाएं या लगे हुए लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट सलाम तकाफुल जो है उनके रेट्स जो हैं वो हासिल करें, और अपनी गाड़ी को, अपनी किसी भी आप प्रोडक्ट को इंश्योर कराना चाहते हैं इस्लामिक तरीके से तो आप करवा सकते हैं। पाक व्हील ऑटो स्टोर की मैसेज की तरफ चलते हैं, बिकॉज ऑटो स्टोर के मैसेज के बगैर जो है ये वीकली हो नहीं सकता। वो हमारे स्पॉन्सर हैं, हमारी बिजली का बिल और चाय का बिल पाक व्हील ऑटो स्टोर देता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। इससे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि तमाम जो प्रोडक्ट जिस पे आपको गाड़ी के लिए ज़रूरत पड़ती है, ये एक फर्स्ट एड किट है जो कि आपकी गाड़ी में खास तौर पे अगर अपनी गाड़ी को आप फैमिली के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। इसमें आप डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें आपके पास हाथ की पट्टी है, पोलीफैक्स है, बायोडीन है, छुरी है, कैंची है, या इस तरह की कोई चीज़ें जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आप इस किट के अंदर अपनी मर्जी की चीज़ें भी डाल सकते हैं। खासतौर पे अगर किसी को अस्थमा है तो वो अपना इनहेलर इसमें रख सकता है, या तमाम अपनी ज़रूरियत की चीज़ें जो हैं वो इस डब्बे में रख सकते हैं। अगर आप इसको ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हो तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके इस ऑर्डर को प्लेस करें, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पे फर्स्ट एड बॉक्स जो है अपनी गाड़ी पे मौजूद हो और हादसे की सूरत में आपको इधर उधर भागना ना पड़े। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। मैं पिछले वीक में काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर क्यों मैं ट्रैवल करता हूँ और मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है रोड पर टाइम गुजरता है, तो मैं नोटिस करता रहता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे बिहेवियर हैं जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं फील करता हूँ वो तो 2-3 चीज़ें हमारे अंदर रोड एटिकेट्स नहीं है। हम लोग सड़कों पर सिग्नल्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग लाइन और लेन की पाबंदी नहीं करते। अगर किसी शख्स ने मुड़ना है तो वो एक्सट्रीम राइट अपनी लेफ्ट पे आके मुड़ने के बजाय वो राइट पे लेता है मेन लेन पे और फाइनली एकदम मुड़ जाता है, उससे पीछे आने वाली ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है। इंडिकेटर देने का तो तकल्लुफ दूर की बात है, वो बड़ी ट्रैफिक को जो है सारे को डिस्टर्ब करके आगे जाता है। इसी तरह अपनी लेन चेंज करनी है किसी भी चीज़ के लिए तो पीछे आने वाले को तो कोई पता नहीं है ना, उसको कोई ऐसी कोई चीज़ पहले रेवोल्यूशन हो जानी है आसमानी तौर पे, तो इसलिए आप इंडिकेटर जो है उसका इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी लगने लगती है तो उस पर रोड रेज इतनी ज़्यादा है, लोग एक दूसरे को इशारे कर रहे होते हैं, सड़कों के ऊपर गालम गलोच कर रहे होते हैं। पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया 2-3 दफ़ा कि जी गाड़ी लगने लगी और साथ आके वो बच्चे से, आजकल जो यंग ब्लड है ना उनके अंदर एक तो तमीज़ नहीं है कि वो किसी बड़े की इज्जत कर सकें, बुजुर्गों की इज्जत करें। ख़ास तौर पर अगर वो गलत भी हैं तो बर्दाश्त करें, लेकिन कोशिश ये करें कि सड़कों के ऊपर एक दूसरे से लड़े मत।
अफो दरगुजर से काम लें। हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो मज़हब है इस्लाम, वो हमें ये सिखाता है कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। अगर कोई दूसरा आपके साथ अच्छा है और आप अच्छे हैं तो उसमें कोई अच्छाई नहीं है। अगर कोई आपके साथ बुरा भी करता है तो आपने अच्छे बन के दिखाना है। तो सड़कों के अंदर एक दूसरे के अंदर बर्दाश्त पैदा करें। अगर कोई बंदा आपको साइड करा रहा है, गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है, तो आप उस पर बजाय लड़ने के आप दरगुजर से काम लें। और 90% मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है कि आप कोई सड़क पर गलत करते हैं और आप आगे से कुछ नहीं बोलते ना, तो 90% चांसेस उस बंदे को खुद अपनी गलती का एहसास होता है। वो हाथ ला के या तो आपको शुक्रिया कह देगा या सॉरी बोल देगा। बट ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप उसे लड़ना शुरू कर देंगे और आप उसके गिरबान को दस्तों गिरबान होंगे, तो फिर वो लड़ाई ही होगी और एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। तो कोशिश करें, लोगों की इस्लाह करें, बट अच्छे तरीके से, बजाय इसके कि एक एनोमोस्टी और सड़क के ऊपर लड़ाई क्रिएट करें। आप एक रवादारी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ भी उसको वो बात समझा सकते हैं। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपने राय से जरूर आगाह करा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को पढ़ें भी और उसको इनकॉर्पोरेट करके अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। ये था आज का वीकली। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक